गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और अब रेशियो हमारा समझ लीजिए कि द एंड होने वाला है। ठीक है, आज मान के चलिए आखिरी क्लास है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। चलिए तो जैसा कि देखिए आज सवाल में जो बोला है इसी सवाल पे हमने आखिरी क्लास छोड़ी भी थी। ठीक है, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। ठीक, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते हैं हम लोग, है ना। तो पिता की आयु यानी कि फादर और सन के बारे में बात हुई है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो इसका मतलब बताओ रेशियो कितना होगा? 3:1 होगा बच्चों, है ना। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। तो मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, और ये जो है इसमें कुछ नहीं बोला है, तो वर्तमान है। वर्तमान का मतलब इसको 0 लिख दोगे। ठीक है, और यहां की बात करें तो 1/6 है, तो यानी कि पिता अगर 6 साल के होंगे तो पुत्र होगा 1 साल का। ये कब का है? ये 5 वर्ष पहले का है, तो यहां पर -5 लिख देना। ठीक है, अब बच्चों देखो आगे सुनो। यहां पर सवाल में देखो आपसे जो बात कही गई है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। फिर उसके बाद ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर, मतलब कि उसकी मां की शादी के समय वो जो है अपने मतलब उसके फादर से 5 साल छोटी थी, है ना। तो सवाल में आपसे बोला है कि बताइए मम्मी की उम्र कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 और 1 का डिफरेंस 2, 6 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा? 5। क्योंकि देखो ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था लास्ट क्लास में, है ना, वही मैं लगा भी रहा हूं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंस बनाओ बराबर। बराबर बनाने के लिए क्या करोगे? इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये 5 से कितना हो जाएगा? 15, है ना। और ये 5 है कब? 5। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस देखो 10 आएगा, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 3 का आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये भी 3 का डिफरेंस आएगा। तो बच्चों ये बताओ कि जब आपको ये बात पता चल गई, डिफरेंस बराबर आ गया, तो ये जो डिफरेंस 3 आया है, ये 3 किसके बराबर होगा? तो बताइए वर्तमान से 5 साल पहले, यानी कि ये जो है 5 साल के बराबर आएगा। तो 3 बराबर अगर 5 साल होगा, 3 बराबर अगर 5 साल होगा। अब जैसे मान लीजिए कि पुत्र की उम्र निकालनी है, तो पुत्र की उम्र कहाँ कितनी दे रखी है भाई? यहाँ पे 5, है ना। 5 दे रखी है, और पिता की 15 दे रखी है। तो बच्चे बताओ, मान लीजिए पुत्र की उम्र निकालनी है, हालांकि देखो मदर की एज पूछी गई है ना। तो ये बताइए पुत्र की उम्र के लिए 5 का वैल्यू निकालो, यानी कि 5/3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि ये उम्र हो जाएगी आपकी कितनी? 25/3 साल। अच्छा, अगर बात करते हैं पिता की उम्र, पिता की उम्र निकालनी है, और यहां से देखो वर्तमान आएगी 3 अगर 5 के बराबर, तो बताइए 15 किसके बराबर? तो जाहिर सी बात है 15 जो हो जाएगा आप लोगों का 25 साल के बराबर। अब बताओ कि 25 साल जो उम्र आई है ये किसकी आई है? पिता की आई है। और सवाल में बोला है कि शादी के समय जो मां थी वो 5 साल छोटी थी। अगर शादी के समय 5 साल मां छोटी थी पिता से, तो बताइए मां की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है आप क्या बोलोगे? सर 25 में 5 घटा दीजिए, यानी कितना? 20 साल। अच्छा, कई बच्चे ये सोचेंगे सर ये 20 साल क्या शादी की उम्र आएगी? नहीं, ये शादी के समय की उम्र नहीं आएगी। अरे भाई ये बताइए कि अगर मां शादी के समय पिता से 5 साल छोटी है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि शादी के बाद या शादी के 10 साल के बाद पिताजी से 5 साल बड़ी हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं। हुक्म में बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं होगी ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? उम्र में तो नहीं होगी ना। चलो तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लो, बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पे। चलो ये सवाल देखो, बहुत ही आसान सा ही सवाल है। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को ये जानते हैं। ठीक, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल में कह रहा है कि मीना और उसकी मम्मी का उम्र का जो रेशियो है, मीना और उसकी मम्मी, ठीक,
उम्र का रेशियो दिया है 3:8। ठीक, अब बोला है कि बताइए कि 4 साल के बाद क्या रेशियो होगा, है ना, उनकी उम्र का, अगर 10 साल के बाद जो है उनकी एज में जो डिफरेंस है वो 35 साल है। बच्चों याद रखना कि एज में डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 10 साल के बाद अगर एज में डिफरेंस 35 साल है तो 20 साल के बाद 70 हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। अरे भाई आप बताओ, अगर आप अपने छोटे भाई बहन से 5 साल बड़े हो, आज बड़े हो, तो आज से 10 साल बाद भी 5 ही साल बड़े रहोगे ना। ठीक है, तो यहां पर ये बताइए कि ये जो 35 साल का डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस वर्तमान में भी होगा। तो बताइए वर्तमान का डिफरेंस यहां पर कितना आ रहा है रेशियो में 5, और ये 5 कितना दिया 35 साल, एक बराबर कितना आ जाएगा 7 साल, एक बराबर 7 साल, तो 3 बराबर कितना आएगा 21 साल, और 8 बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 सत्ते ये हो जाएगा बच्चों 56 साल। ठीक, अच्छा सवाल में बोला कि बताइए 4 साल के बाद उनकी एज का क्या रेशियो होगा। तो 4 साल के बाद निकालना है, तो इसमें 4 साल जोड़ो तो ये हो जाएगा 25, इसमें 4 साल जोड़ो तो ये हो जाएगा 60। तो इनका रेशियो निकालोगे तो बताओ 5 के पहाड़े में 5 बार में, और ये 5 के पहाड़े में 12 बार में। ठीक, तो 5:12 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो अब देखो, ये जो सवाल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रेशियो का सवाल नहीं है। ठीक है, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये वाकई में रेशियो का सवाल नहीं है, ये किसी भी चैप्टर का सवाल नहीं है ना। लेकिन अब इसको रेशियो में डालने का कुछ कारण था, है ना। रेशियो में बच्चों एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन। क्या? रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप रूल ऑफ फ्रैक्शन को समझिए, तब आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है ये जानिए। रूल ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही छोटी सी बात कहता है। वो ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर को मान लीजिए बढ़ाना हो, किसी भी नंबर को बड़ा करना हो, तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते समय उसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी नंबर को छोटा करना हो, तो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करते समय न्यूमरेटर को छोटा कर दो और डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कहा आपसे कि मान लीजिए कि 60 है। अब बताओ 60 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो 60 से छोटा ही आएगा, और इसी प्रकार से अगर 60 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंफर्म है कि जो भी आंसर आएगा वो बड़ा ही आएगा। यानी कि अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हुआ तो रिजल्ट जो है उस नंबर से छोटा ही आता है, और अगर आपका न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो रिजल्ट जो है उस नंबर से बड़ा ही आएगा। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन भी बस इतनी सी ही बात कहता है। बाकी देखो, रूल ऑफ फ्रैक्शन को आप कई प्रकार के सवालों में इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक में ही, इवन पूरी अरिथमेटिक पूरी एडवांस में भी कई जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो रूल ऑफ फ्रैक्शन का। ठीक है, चलिए अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना, ये भी आप लोग जान लीजिए कि जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक रेलगाड़ी 40 की रफ्तार से चल के 2 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है ना। 40 की रफ्तार से चल के 2 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो मैंने ये कहा कि बताइए 6 घंटे में अगर उसको तय करना है उसी दूरी को, तो उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए, है ना। तो देखो रूल ऑफ फ्रैक्शन कैसे इस्तेमाल करोगे इस सवाल के लिए। जैसे मान लीजिए कि देखो ये जो सवाल उठा है रफ्तार का, तो जिसका सवाल उठता है तो सवाल रफ्तार का उठा है, तो पहले जो रफ्तार थी आप उसको लिख लो। तो पहले रफ्तार 40 थी तो हमने 40 लिख लिया। ठीक है, अब बच्चों एक चीज मेरे को बताओ कि यहां पर समय 2 घंटा था और यहां पे समय 6 घंटा है ना। यानी कि समय जो है बढ़ गया है। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होता है कि नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है, लेकिन देखो ये रिलेशन अब आपको पता होना चाहिए कि समय बढ़ने से स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने से स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई ये कॉमन चीजें तो आपको खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब आपको दिख रहा है कि भाई समय हमारा बढ़ रहा है ना, तो ये बताओ जब समय बढ़ेगा तो स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब स्पीड कम होनी चाहिए, तो ये बताइएगा कि जब मैं
टाइम का फ्रैक्शन बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है छोटा वाला नंबर ऊपर, क्योंकि स्पीड कम होना चाहिए तो आंसर 40 से नीचे आएगा, और जब 40 से नीचे आंसर चाहिए तो जाहिर सी बात है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इस नंबर को छोटा बनाना पड़ेगा। छोटा बनाने के लिए फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि इसी में डिस्टेंस की बात आ जाती, मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर बताइए उसी डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। अब जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस का कहानी आ गया, तो अब आपको ये देखना है कि डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन किसका बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पे डिस्टेंस d है, यहाँ पे d/2 है, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, आधा हो गया। जब डिस्टेंस आधा होगा तो स्पीड भी आधा होगा, और अगर आधा होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर फिर क्या कर दोगे, 1/2, यानी कि कम करोगे। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूल ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मतलब क्वेश्चन होगा ये सॉल्व, वो मैं अब आप लोगों को बताने लग रहा हूं यहाँ रूल ऑफ फ्रैक्शन की मदद से ही। ठीक है, देखना सभी लोग, रूल ऑफ फ्रैक्शन की मदद से ही बताऊंगा, तब आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इवन जो टाइम एंड वर्क में आप MDH फॉर्मूला करते हो वो भी रूल ऑफ फ्रैक्शन का ही एक रिजल्ट है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो इसको, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक में। अब देखिए जैसे यहां पर बोला है कि 2 दांतेदार चक्के, उनमें से एक में 16 दांत है ना, और दूसरे में 27 दांत है। इस लाइन का क्या मतलब है ना, एक में 16 दांत, दूसरे में 27 दांत। तो जैसे मान लीजिए कि ये दांतेदार चक्के का मतलब क्या है, आप लोगों ने इस तरह के चक्के देखे होंगे है ना, गन्ने की मशीन में, चारा मशीन में, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल में, है ना। तो इसमें आपके 16 दांत है, ये दांत ये जो निकले हैं ना, इसी को दांत बोला जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद दूसरे वाले चक्के में 27 दांत है, 27 दांत है, ये हमने इस तरीके से इसको बना दिया। ठीक है, ये आपका 27 दांत हो गया। ठीक, तो इसमें बच्चों 16 दांत है, जबकि इसमें कितने हैं, 27 दांत है। ठीक है, अब जरा खुद सोचो, अब इस चीज को लॉजिक, आप इसका लॉजिक समझिएगा। ये बताइए जिसमें दांत कम होंगे, जिसमें दांत कम होंगे, अगर ये छोटा चक्का है, ये बड़ा चक्का है, अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो हो सकता है कि इसके एक चक्कर में ये कम से कम 2 या 3 चक्कर लगा सकता है। वो निर्भर करता है कि भाई इसके और इसके कितने दांत हैं, है ना। भाई ये बताइए कि इस बात पे निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो वही चीज है कि जितना बड़ा चक्का होगा, जितना बड़ा चक्का होगा, और चक्का कब बड़ा होगा, जब उसमें दांत ज्यादा होंगे, यानी जितने ज्यादा दांत होंगे चक्कर उतने कम होंगे, और जितने कम दांत होंगे चक्कर उतने ज्यादा होंगे। यानी कि चक्का जितना छोटा होगा उसके चक्कर उतने ज्यादा होंगे। ये एक बार घूमेगा तो हो सकता है वो 2 बार घूमे, चाहे 1.5 बार घूमे, चाहे 2.5 बार घूमे। यानी कि एक बात मेरे ये समझ में आई कि कम दांत तो ज्यादा चक्कर, दांत कम चक्कर ज्यादा, दांत कम चक्कर ज्यादा। एक रिलेशन हमारे समझ में ये आ गया कि हाँ भाई जब दांत कम होंगे तो चक्कर ज्यादा होंगे। चलो अब आगे सुनो, अब देखते रहना मैं कैसे करूंगा। टिथ, तो पहले 16 दांत है, दूसरे वाले में 27 दांत है। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द लेटर टर्न्स 80 टाइम्स इन 3/4 ऑफ अ मिनट। लेटर टर्न्स मतलब ये वाला, मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये जो है 80 बार घूम रहा है, ये 80 बार, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स लिख लो। ठीक है ना, मतलब जितने बार घूमेगा, तो ये 80 बार घूम रहा है। अच्छा टाइम भी दिया है, टाइम कितने समय में, तो 3/4 मिनट का मतलब होता है 45 सेकंड, 45 सेकंड में। तो 27 दांत वाला जो है 80 बार घूम रहा है 45 सेकंड में। ठीक है, अब ये सवाल में पूछा ये गया है कि बताइए जो ये छोटा वाला है ये 8 सेकंड में कितने बार घूमेगा। ठीक, अब देखो बच्चों का ना दिमाग एकदम पजल हो जाता है जब इस तरह का सवाल आएगा, है ना। तो मैंने एक रिलेशन आपको क्या बताया कि जितने ज्यादा दांत चक्कर उतने कम, जितने ज्यादा दांत चक्कर उतने कम।
अच्छा, अब बात करते हैं टाइम का रिलेशन क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, है ना। तो ये बताइए, जितना ज्यादा तुम समय दोगे उतना ज्यादा घूमेगा, जितना कम समय दोगे उतना कम घूमेगा, यानी कि सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, सवाल उठा है नंबर ऑफ टर्न्स का, तो पहले जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो कितने थे, 80 थे, तो उसको लिख लो आप लोग, ठीक है। अब बच्चों ये बताइए कि 80 चक्कर जब लग रहे थे, दांत कितने थे, 27 थे, अब दांत कितने हैं, 16 है, तो यानी कि दांत क्या है, कम है। अगर दांत कम होगा तो चक्कर होगा ज्यादा, चक्कर अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जब इसका रेशियो बनाओगे, इसका फ्रैक्शन बनाओगे, तो यानी कि इसको ज्यादा करना पड़ेगा, और इसको ज्यादा करने के लिए फ्रैक्शन में बड़ा वाला नंबर ऊपर और छोटा वाला नंबर नीचे रहेगा। यही बात बताई थी कि अगर किसी नंबर को बड़ा करना है तो फ्रैक्शन में बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे रखो, ये देखो, ठीक, मल्टीप्लाई। अब यहां आते हैं, है ना, अब यहाँ पे दांत से अब कोई लेना देना नहीं है, अब आते हैं यहाँ पे, यानी समय और चक्कर में अब रिलेशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे समय हम लोग 8 सेकंड का दे रहे थे, जबकि यहाँ पर 45 सेकंड का समय दे रहे थे, है ना। तो ये बताइए, जब 80 चक्कर लग रहे थे तब 45 सेकंड का समय था, तो बताइए 8 सेकंड, यानी कि समय क्या हो गया, कम। जब समय कम होगा तो चक्कर भी कम होगा, और चक्कर भी कम होगा तो बताओ छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नंबर नीचे आ जाएगा, बस। 16 के पहाड़े में 5 बार में, 5 के पहाड़े में 9 बार में, 9 के पहाड़े में 3 बार में, और 8 दिए कितना होता है, 24, यानी कि ये जो है 24 चक्कर लगाएगा छोटा वाला, कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूल ऑफ फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके इस तरीके के सवाल को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपके समझ में आएगा नहीं कि यार ये कैसे किया जाए, इस तरह के सवाल को आपको वाकई में नहीं समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये है टाइम एंड वर्क का, है ना, लेकिन इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन से करना है हमें, ठीक है ये टाइम एंड वर्क का, लेकिन हम लोग इसको करेंगे रूल ऑफ फ्रैक्शन से, ठीक है बच्चों। है क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, लेकिन करेंगे रूल ऑफ फ्रैक्शन से। देखो, एक काम करो, सबसे पहले लिख लो मैन यानी आदमी, है ना, फिर लिख लो डेज यानी दिन, ठीक, और यहां पे लिख लो वर्क, मान लो इस तरीके से, है ना। अब बताओ, पहले आदमी कितने थे, 30 आदमी थे, है ना, 27 दिन में काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ठीक। सवाल ने बोला है कि बताइए 18 आदमी, है ना, कितने दिन में, यानी ये क्वेश्चन मार्क, और 3 गुना काम, यानी पहले जितना था अब उसका 3 गुना, ठीक। सवाल उठा है दिन का, तो पहले दिन कितना है, 27 है, उसको लिख लो। अब दिन और आदमी में क्या रिलेशन होगा, तो जाहिर सी बात है जितने ज्यादा दिन उतने कम आदमी होने चाहिए, है ना, चाहिए कह लो कि जितने ज्यादा आदमी उतने कम दिन होने चाहिए। अब जरा बताइए कि जहां से सवाल उठ रहा है, पहले आदमी कितने थे, 30 थे, अब कितने, 18 है, आदमी क्या हो गए, कम हो गए। आदमी अगर कम होंगे तो दिन क्या होना चाहिए, ज्यादा। दिन ज्यादा होने के लिए 30 को ऊपर आना पड़ेगा, 18 को नीचे आना पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक। चलो मल्टीप्लाई। अब आते हैं डेज और वर्क का क्या रिलेशन होगा। तो डेज और वर्क का रिलेशन ये होता है कि जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा दिन। तो यहां पर बताओ, पहले काम 1 था, अब काम 3 है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 3/1 हो जाएगा, ठीक है। बताइए 9 के पहाड़े में 2 बार में, 9 के पहाड़े में 3 बार में, 2 के पहाड़े में 15 बार में, है ना। तो 15 तिया 45 तिया 135, ये आंसर हो गया उनका, ठीक। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। बाकी देखो इस तरह का सवाल वैसे पेपर में M1 D1 से ही करना आप लोग, है ना, लेकिन ये था कि रूल ऑफ फ्रैक्शन से मेरे को बताना था, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन जो आएंगे आपके पेपर के अंदर, है ना, तो इन सब क्वेश्चंस को कैसे करना होता है उसका मैं तरीका बता देता हूं,
और फिर देखिए आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, चलो। कह रहा है कि अ डॉग चेसेस अ रैबिट, यानी कि एक कुत्ता जो है खरगोश का पीछा करता है। ठीक, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है ना। अब इसने ये बात बोल दी कि भाई जितनी देर में वो 7 छलांग उतनी देर में वो 6 छलांग। ठीक, तो बहुत बड़ी बात बोल दी इसमें। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 लीप्स, यानी कि 6 छलांग में खरगोश के द्वारा तय की गई दूरी ये जो है बराबर होगी 5 छलांग में कुत्ते के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगी। ठीक है, सवाल में बोला है कि बताइए उन दोनों के स्पीड का क्या रेशियो होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं एक एक स्टेप करके आपको दिखाऊंगा, वैसे ही आप लोग करिएगा, बहुत आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 2 बातें कही गई है ना। देखो क्या, सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहां पर डॉग और यहां पे हमने लिख लिया रैबिट। ठीक, तो सवाल ये कह रहा है कि 6 लीव्स ना, और यहां पर है कितना 7 लीव्स। अब इसका मतलब समझो, मान लीजिए कि इसको 1 घंटा दिया तो ये 1 घंटे में 6 छलांग लगा रहा है और ये 1 घंटे में 7 छलांग लगा रहा है, क्योंकि देखो सवाल ने बोला है कि जितने समय में वो 6 उतने समय में वो 7, तो वो समय कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, आधा नैनो सेकंड, जितना भी हो सकता है ना। यानी कुल मिलाकर यहां पे जो छलांग लगा रहे हैं ये सेम टाइम में लगा रहे हैं। बस एक बात तो ये हो गई। ठीक, दूसरा पड़ाव सुनो, दूसरा पड़ाव है डिस्टेंस का, है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 6 लीप्स, तो 6 लीप्स का जो डिस्टेंस होगा किसका, रैबिट का, वो बराबर होगा डॉग के 5 लीप्स के, है ना। मतलब ऐसा बोला है। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना एक डिस्टेंस मान लेता हूं। तो ये 6 लीप्स, ये 5 लीप्स, 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है 30 मीटर। मान लीजिए कि अगर 30 मीटर की दूरी तय करनी है ना, 30 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। जब 30 मीटर की दूरी तय करेगा और ये 6 छलांग लगाएगा तो हर एक में कितना दूरी तय करेगा 5 मीटर, और ये हर एक छलांग में कितना दूरी तय करेगा 6 मीटर। समझ में आ रही है बात, है ना। अब बताओ कि रैबिट एक, सुनना, रैबिट एक छलांग में 5 मीटर, जबकि डॉग एक छलांग में 6 मीटर दूरी तय कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये तो आपके पास आ गया डिस्टेंस। अब मेरी बात सुनो, अब आ जाओ यहां पर। ठीक है, ये बताओ जब एक छलांग में 5 मीटर तो 6 छलांग में कितना मीटर, तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 5, अच्छा उल्टा कर देना, ये 6 यहां पर उधर है ना। और ये बताइए कि ये रैबिट था। अब बताओ रैबिट जो है एक छलांग में 5 मीटर, तो 7 छलांग में कितना करेगा, तो 7 इंटू 5 करोगे। अब बोलोगे कि सर ये तो आपने डिस्टेंस निकाल दिया, है ना, ये आपने डिस्टेंस निकाल दिया, ये स्पीड का रेशियो कहां हुआ। लेकिन मैं बोलूंगा कि बेटा ये स्पीड का रेशियो क्यों है ये जानो। बताओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर बताओ ये 6 छलांग और ये 7 छलांग है, इसका जो टाइम था वो क्या था, कांस्टेंट था। भाई सवाल ने बोला था कि दोनों बराबर है, तो बताइए अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड पूरा का पूरा किस पे निर्भर करेगा, डिस्टेंस पे। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया, और अगर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस का तुम रेशियो निकाल रहे हो वही तुम्हारे स्पीड का भी रेशियो होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से करिएगा, फायदे में रहोगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। ये सवाल भी शायद ऐसा ही है।
चलो, लेकिन यहां पे शायद 3 तरह के जानवर है शायद, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अ डॉग टेक्स 7 जंप्स फॉर एवरी 10 जंप्स ऑफ लॉयन ना। इस बार डॉग है, इस बार लॉयन है, और शायद फॉक्स भी है। ठीक है, तो ये 7 जंप, लीप्स बोल लो या जंप बोल लो, ये 7 जंप, और ये जो है ये आपका 10 जंप है, और फॉक्स की कहानी क्या है, ये आपका 12 जंप है। ठीक, अच्छा, एवरी 10 जंप ऑफ द लॉयन। ठीक है, सही है। फॉक्स 12 जंप्स, ठीक है, और ये 10 7। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बच्चों जंप का, मतलब जितने समय में 7 उतने समय में 10 उतने समय में 12, तो यानी कि समय बराबर हो गया। अब हमें बस खोज करना है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस का देखो यहां पर आपको दिया गया है कि एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप। डॉग 5 जंप, ठीक, 5 छलांग में जो डॉग ने डिस्टेंस को कवर किया होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय लॉयन इन 15 जंप, लॉयन 15 जंप, ठीक, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 20 जंप, फॉक्स 20 जंप। यानी कि जितना डिस्टेंस इसने 5 छलांग में, उतना डिस्टेंस इसने 15 छलांग में, उतना ही डिस्टेंस उसने 20 छलांग में। तो बताओ 5 15 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो हमने यहां पे लिख लिया 60 मीटर। ठीक है, मान लीजिए 60 मीटर की दूरी तय करनी होगी, तो ये अगर 5 छलांग लगाएगा तो हर एक छलांग में कितना लगाएगा, 12 मीटर। ये हर एक छलांग में कितना लगाएगा, 4 मीटर। ये हर एक छलांग में कितना, 3 मीटर। अब बताओ ये एक छलांग में 12 मीटर, तो 7 छलांग में कितना, तो आप बोलोगे 7 × 12, है ना। अब बताओ कि ये जो है एक छलांग में 10, तो 4 छलांग में तो 10 × 4, और ये जो है 12 × 3। बेटा रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा ये 3 बार में, 4 से ये भी गया, 4 से ये 3 बार में। ठीक है, अब ये देखो ये आ जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 9। तो 21 10 9 जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ये इनके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फटाफट से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल ये है आपके सामने। चलो ये देखो क्या कह रहा है, 3 बर्तन है जो कि पानी से भरे हुए हैं। ठीक, 3 बर्तन है जो कि पानी से भरे हुए हैं। फिर कह रहा है 1/3 वाटर ऑफ फर्स्ट वेसल पुट इनटू सेकंड वेसल, है ना। यानी कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग इसको अपनाते हैं, है ना। देखिए पहला बर्तन ये है, इसमें भी पानी से भरा है, कितना हमें नहीं पता, हमने माना x लीटर। ये दूसरा बर्तन, इसमें कितना है हमें नहीं पता, y माना। और ये बच्चे आपका हो जाएगा तीसरा, हमें नहीं पता कितना, हमने माना z। ठीक, अब पहले बर्तन का 1/3 निकाल कर हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया। तो बताओ इसका जब 1/3 निकालोगे, है ना, तो ये 1/3 निकल गया, 1/3 निकल के यहां आ गया। ठीक, और जब 1/3 निकाल के यहां आ जाएगा तो इसमें हो कितना जाएगा, y + 1/3 ऑफ x। जब यहां y + 1/3 x हो जाएगा तो यहां बचेगा कितना, 2/3 x। भाई एक तरफ जब निकाल के इधर डालोगे तो इधर कुछ कम हो जाएगा ना, और जब 1/3 निकालोगे तो यहां 2/3 बचेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक, इसके बाद देन 1/4 वाटर ऑफ सेकंड वेसल पुट इनटू थर्ड वेसल। अच्छा 1/4 वाटर, अब 1/4 किसका,
कई बच्चे y का निकाल लेंगे जो कि गलत है। बेटा अब इस वाले बर्तन में पानी की मात्रा ये है, समझ में आ रही बात। तो अगर इसका तुम 1/4 निकालोगे, अब इसका 1/4 अगर निकालोगे तो यहां कितना बचेगा, तो यहां जो बचेगा ये आपका बचेगा 3/4 इस पूरे का। और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा z प्लस 1/4 ऑफ क्या y प्लस 1/3x। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अब तीसरे बर्तन का 1/10 भाग निकालकर फिर पहले में डालेंगे। तो ये बताइएगा कि तीसरे में अब ये मात्रा है तो इसका 1/10 निकालोगे तो बचेगा कितना, तो z प्लस 1/4 y प्लस 1/3x है ना। तो इस पूरे का बचेगा कितना, 9/10 बचेगा। और इस पूरे का इधर जो आके जुड़ेगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा कितना, इधर जगह है इधर भी है, 2/3x जो भाई ये था इस बर्तन में इतना पानी बचा था ना 1/3 निकालने के बाद, प्लस और वहां से इसका 1/10 भाग यहां आके जुड़ा होगा, 1/10 z प्लस 1/4 y प्लस 1/3 ये हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट में ये बोला कि अब सभी बर्तनों में बराबर 9-9 लीटर पानी बचा हुआ है। तो यानी कि ये बताइए ये पूरी जो राम कहानी है ये 9 के बराबर, और इस बर्तन में ये बचा है तो इसका मतलब इसमें y प्लस 1/3x और इसका 3/4 और ये भी 9 लीटर, और ये भी किसके बराबर है, ये भी 9 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहां से 9 से 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 के बराबर, है ना। अच्छा देखो सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है इसका, आपको भले दिख रहा होगा कठिन। तो बताइए ये जो चीज उधर जाएगी तो 10 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा 10 के बराबर आ गया। तो देख लो ये पूरा पार्ट आपका कितना, 10 के बराबर। अगर ये 10 के बराबर आएगा तो 1/10 इंटू 10 बचेगा 1, तो देखो 2/3x है ना, और प्लस 1 बराबर में 9, तो इसका मतलब 2/3x बराबर में 8, 2 के पहाड़े में 4 बार में x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। x का वैल्यू 12 मतलब कि पहले बर्तन में 12 लीटर आपका पानी था, ठीक, पहले बर्तन में 12 लीटर पानी हो गया। चलो अब जरा बताओ x की वैल्यू को उठाकर तुम यहां पे लगा दो, ठीक है। मान लो 3 के पहाड़े में 3 बार में जाएगा, ये 4 दिया 12 है ना, तो y प्लस x की वैल्यू यहां पे लगाओ 12, तो बताए 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, और ये 4 दिया ये 12, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो y का वैल्यू कितना आ गया 8, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। अब y का वैल्यू 8 आ गया तो अब उठाकर इसको तुम एक काम करो कि इसमें लगा दो, सॉरी इसमें लगा दो, तो यहां से z का वैल्यू आ जाएगा, है ना। हमें पता था कि ये जो वैल्यू आई थी z प्लस 1/4 है ना, y प्लस 1/3x, y का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस x का वैल्यू कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये जो है 10 के बराबर आ ही गया था वैसे भी। तो बताइए 8 4 12 और ये 3, तो z का वैल्यू आ जाएगा 7। तो ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ऑप्शन से कैसे इस सवाल का चुनाव करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन से ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको फटाफट से नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूं। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन से कैसे करोगे, इससे तो देखो काफी समय आपका लगेगा, है ना। कितना भी तेज कलम चलाओगे तब भी समय लग जाएगा। हालांकि देखो
इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑप्शन से। जैसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो 12 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है। ठीक, सवाल ने बोला था कि इसमें से 1/3 निकालो, तो इसका 1/3 निकालोगे तो कितना होगा 4, ये 4 निकल के इधर जाएगा तो इसमें +4 हो जाएगा, तो इसमें कितना हो गया 12, है ना। अब इसका कितना निकालना है 1/4, तो 12 का 1/4 कितना होगा 3, तो इसमें से 3 निकाल के यहाँ पे 3 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, है ना। अच्छा, अब 10 का 1/10 निकालो, तो 10 का 1/10 होता है 1, तो 1 इसमें से निकाल दिया, ये 1 इसमें से निकाला तो 1 इसमें जोड़ दो, तो देखो ये कितना हो गया 12 में 4 गया 8, 1 9, 8 4 12 में 3 गया 9, और 7 3 10 में 1 गया 9, तो देखो सब में 9 लीटर होना चाहिए था, आ गया, जिस ऑप्शन में आ गया वही तुम्हारा सही जवाब। और आप बोलोगे कि सर ये तो पहले में ही आ गया, अगर चौथा होगा तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, उतना बड़े कैलकुलेशन से अच्छा ना कि चारों ऑप्शन चेक कर ले। समझ में आ रही बात मेरी, नोट कर लो। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलो, तो अभी थैंक यू नहीं है ना, अभी पीछे देखो 3 सवाल छूटे थे हमारे, है ना, उन 3 सवाल को भी मैं करवा देता हूं। आप तो भूल गए होगे लेकिन मैं नहीं भूला हूं, समझे। कहीं तुम खुश हो रहे होगे हाँ क्लास खत्म हो गई। ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब भी हो गए थे। कहाँ गया यार, आ गया, ये तो हो गया था। ये तो ये सवाल मैंने छुड़वाया था, है ना, ये 3-4 सवाल जो है मैंने छुड़वाए थे, है ना, और मैंने बोला था कि मैं इसको आखिरी में करवाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चन का मैं ट्रिक भी आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन का मैं ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा, बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा सभी लोग ध्यान से। इसका मैं एक काम करता हूं, बेसिक भी आपको बता देता हूं और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोग को। ठीक है ना, कह रहा है कि एक एग्जाम हुआ जिसमें कि नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी परीक्षार्थी बैठे हों उनको बोला जाता है अपीयर्ड। अब इसमें से कुछ बच्चे पास भी होंगे और कुछ बच्चे फेल भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर पास और फेल बच्चों का रेशियो दिया है 25:4, तो मान लीजिए पास अगर 25x होगा तो फेल 4x होगा, तो बच्चों परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी 29x होगी, है ना। अब कह रहा है इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, यानी कि 5 और अधिक परीक्षा में बैठे होते, यानी कि 29x और इसमें 5 और जोड़ दो। ठीक, इसके बाद ये कह रहा है एंड द नंबर ऑफ फेलियर वर 2 लेस देन अर्लियर, और पहले से 2 कम फेल होते तो 4x - 2। ठीक है, तो अब जो नया रेशियो होगा पास फेल बच्चों का वो होगा 22 और 3 का। कितने का 22 और 3 का, किसका किसका पास और फेल का। अब यहां से पास और फेल का निकालो ना, तो बताइए कि अगर आपको पता है कि टोटल इतने बच्चे बैठे हैं जिसमें कि इतने बच्चे फेल हैं, तो पास वाले निकालने के लिए इसमें से इसको घटाओगे, नहीं घटाओगे, तो इसमें से इसको घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों 29x में से 4x गया तो 25x बचा, है ना। अब 5 में से -2 घटाना है, समझे, तो कितना होगा ये +7 होगा। ठीक है,
और देखो इन दोनों को जोड़कर ये आना चाहिए, देखो 25 4 29 और 7 में 2 गया 5, बिल्कुल आ रहा है। और इन दोनों का रेशियो 22 3 दिया है, 22 3 दिया है, तो यानी कि 25x प्लस 7 बटे में 4x माइनस 2 बराबर में 22 बटे 3। ठीक है, सॉल्व कर ले। 25 तिया 75 और 7 तिया 21 बराबर 22 चौके 88x और 22 दूनी 44, है ना। 88 और 75 का अंतर कितना होगा बताओ। तो 5 और 8 13, 13x बराबर में 4 1 5 4 2 6 यानी कि 65, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। जैसे ही x का वैल्यू 5 आपको पता लग गया, तो ये बताइए परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे ये निकालना है, तो x का वैल्यू 5 यहाँ पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा अपीयर वाले 29x, तो 29 इंटू 5, सवाल का उत्तर 145। ठीक है, तो ये बच्चे हो जाता है बेसिक से। अच्छा, इसमें कई बच्चे ये भी ट्रिक लगा लेते हैं कि सर जो भी आंसर होगा वो 29 के मल्टीपल में होगा, है ना। लेकिन कई बार किस्मत खराब भी होती है मेरे बच्चों, है ना। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा 29 के मल्टीपल में चारों ऑप्शन दे देगा, करते रहो चेक, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना। तो ये तो बेसिक होगा। अब इसका ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक इसका ढूंढा है मैंने, है ना। आप लोगों को मजा आ जाएगा देख के, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस का ट्रिक मतलब कैसे ट्रिक से होता है ये मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा सभी लोग, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये बताओ, 5 और ज्यादा अधिक बैठे होते तो ये अपीयर है ना। और कम दो कम फेल होते, 2 कम फेल होते तो यानी ये फेल है। अपीयर और फेल का हिसाब किताब देखो, क्यों, क्योंकि इसमें अपीयर और फेलियर का ही हिसाब किताब दिया है। ठीक है, अच्छा बताइए कि शुरू में अपीयर और फेलियर का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है पास फेल का 25 4 है, तो अपीयर का हो जाएगा 29 और फेल का हो जाएगा 4, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से ये बताइए कि यहां पर बाद में रेशियो 22 3 का हो जा रहा है, तो 22 3 25 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, 5 और अधिक बैठे होते तो ये +5 हो जाएगा, 2 कम फेल होते तो ये -2 लिख लो। अब सुनो क्या करो, 29 को 3 से गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। ठीक है, तो 29 3 87, 87 आएगा ना, हाँ। और 25 चौके 100, दोनों का अंतर कितना होगा 13 होगा। अच्छा ये बताओ, इस 25 को इस 2 से गुणा करो, कितना आएगा 50 आएगा, माइनस का 50 आएगा, और ये कितना होगा 15। अच्छा, ये प्लस का 15 ये माइनस का 50, जब प्लस के 15 माइनस के 50 में डिफरेंस निकालोगे तो वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होके वो दे देगा 65। तो 13 65 के बराबर, तो 1 5 के बराबर, 1 5 के बराबर, तो बेटा 29 किसके बराबर, तो यही ना बोलोगे गुरुजी 145। तो देखो कितने आसानी से इस सवाल का उत्तर आ जाता है जब हम ये मेथड लगाते हैं तो। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, है ना, जल्दी से जल्दी फटाफट नोट करो।
चलिए आप इसमें भी अप्लाई करके देख सकते हो ना। और देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में जो मेथड है आप ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे कई बच्चे बोलेंगे सर पास को लेकर करे तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अपीयर तो लेना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए पास लेते ना, तो ये बताइए 5 अगर अधिक बच्चे और बैठे होते, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है ना, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बताओ 5 बच्चे और अधिक बैठ रहे हैं और पहले से 2 कम फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 7 अधिक पास हो रहे हैं। तो जब पास का जब यहाँ पे रेशियो लेके चलोगे तो यहाँ पर फिर +7 आएगा। और आप करके देखना, पास वाले को लेके यहाँ पे पास वाला रेशियो लेके देखना, आपका आंसर तब भी वही आएगा, कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ट्राई करके, है ना, वही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलो अभी इस सवाल को देखो, मैं सीधा ट्रिक से बताता हूं, है ना। बताओ एक एग्जाम में द नंबर ऑफ हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ, सीधा सीधा देखो, सारा क्वेश्चन छोड़कर ये देखा करो, 8 मोर हैड अपीयर्ड, तो अपीयर तो लिखना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद एंड द नंबर ऑफ पास्ट वाज 6 लेस देन अर्लियर। देखो पास 6 लेस देन अर्लियर, तो शुरू में रेशियो जो है 3:1 है, तो यानी कि 4 हो जाएगा, और पास जो होंगे 3 है, ठीक। और बाद में 1 1 का है, तो मतलब कि ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अच्छा कितने बच्चे और बैठे, तो 8 मोर हेड अपीयर्ड +8 और 6 लेस देन अर्लियर यानी कि -6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, अंतर कितने का, 2 का, ठीक। ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 8, तो 12 और ये 8, तो देखो ये माइनस का 12, ये प्लस का 8, डिफरेंस कितना होगा 20 का, 1 बराबर 10, 4 बराबर 40, ये लो देखो आंसर आ गया बड़े आराम से, ठीक है। बहुत ही नजाकत के साथ आंसर इसका आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट। और आप पास वाला लेके भी देख सकते हो, बता दो पास वाला भी, चलो देख लो, सॉरी फेल वाला भी, फेल वाला लेके करना होगा, तो यहाँ पे अपीयर लिखना, यहाँ पे फेल लिखना, ठीक है। तो देखो ये 4 है, तो फेल वाला 1 होगा, और ये 2, और ये कितना 1 होगा। अच्छा है, ये बताइए ये 8 ज्यादा, बस यहां सोचना है आप लोगों को, कैसे 8 बच्चे और अधिक बैठे और 6 कम पास हुए, मतलब पहले से 6 कम पास हुए, यानी कि जो पहले से जो बैठे थे वो तो पास नहीं हुए 6, और जो 8 आए हैं जाहिर सी बात है वो भी नहीं हुए, तभी ना पहले से 6 कम हो गए, तो कुल मिलाकर 14 बच्चे फेल हुए। और तो यहाँ पे +14 लिख दो, 4 2 अंतर 2, ये देखो 28 और ये कितना 8 अंतर 20, 2 20 1 10 4 40, खत्म, है ना। तो यही बात मैं अभी कह रहा था अभी पिछले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखो ये रेशियो का एक मात्र ऐसा सवाल है जिसमें ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, इसको आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इसका, काफी बड़ा सवाल भी है ना। चलिए आप लोग पहले नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसको ट्राई करो, मैं तब तक इंक डाल दूं।
चलिए देखिए क्या कह रहा है। 500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए के हिस्से का 2/5 से 16 ज्यादा, है ना। जैसे जैसा कह रहे हैं वैसे वैसा करते हैं, है ना। तो ए के हिस्से के 2/5 से थोड़ा ऊपर, चलो ठीक है यहीं से 16 ज्यादा, ये बराबर होगा बी के हिस्से के 3/4 से 70 कम। तो 3/4 से 70 कम, और सी के हिस्से के 3/5 से 4 कम। 3/5 से 4 कम, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो बेटा इन सबको ना के बराबर मान लो, ठीक है, के बराबर। अब यहां से एबीसी का वैल्यू निकालो और तीनों मिलाकर 500 रुपए का बंटवारा होना है। तो बताओ ये जब के बराबर होगा तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए देखो k-16, है ना। देखो ए का वैल्यू निकाल रहा हूं, ए का वैल्यू k-16। अच्छा फिर उसके बाद बताओ ये 5 ऊपर 2 नीचे रहेगा, यानी कि 5/2 यहाँ आएगा। ऐसे ही जब बी का वैल्यू निकालोगे ना, बी का वैल्यू जब निकालोगे तो बी का वैल्यू देखो ये 70 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा k+70 मल्टीप्लाई ये 4 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 4/3। ऐसे ही जब सी का वैल्यू निकालोगे तो k+4 और 5 ऊपर 3 नीचे, 5 ऊपर 3 नीचे, ये गया, ठीक है। अब बताओ कि इन तीनों का जोड़ 500 के बराबर होगा। तो ये 5/2 के हो जाएगा, ये 2 8 5 40 -40, ठीक, प्लस ये 4/3 के हो जाएगा, और ये कितना हो गया 280/3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5/3 के और प्लस 20/3। और बताओ ये तीनों का सम जो है 500 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो काफी मतलब इसी तरीके से देखो बड़ा हो जाता है, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, दिक्कत ये है ना। बाकी ये कि ऑप्शन कुछ कभी ऐसे दे दे, वो आपकी किस्मत है। चलो अब बताओ 280/3, 20/3, 300/3। 300/3 का मतलब होता है 100, 100 में 40 गया 60 आएगा, है ना। ये 60 उधर जाएगा तो 440 बना देगा, है ना। अच्छा ये 5 है, ये 4 है, 5 4 कितना होता है 9, और नीचे है 3, यानी कि बचा 3, ठीक। तो यानी कि हो जाएगा 3k प्लस ये 5/2 के, अब बराबर में वो 440। अब बताओ 3 दूनी 6 5, 11/2 के बराबर में 440। 11 के पहाड़े में तो k का वैल्यू आ जाएगा 80। k का वैल्यू जैसे ही 80 आएगा उठाकर रख दो, ए बी सी तीनों का वैल्यू आ जाएगा। किसका निकालना है, बी का, तो यहाँ पे k का वैल्यू रख दो, तो b का हिस्सा कितना आ जाएगा 4/3। k का वैल्यू कितना है 80 है, प्लस 70, 4/3, 80 70 15, 3 के पहाड़े में 50 बार में 50 चौके 200, ये लो आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो वही ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन देखो ये बड़ा है, लेकिन आप अगर ये कहोगे कि कठिन है तो कठिन तो नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करो।
चलो तो देखो ये सवाल कह रहा है एक लड़का और एक लड़की जो है पेंसिल से खेल रहे थे, ठीक है। लड़की को आया गुस्सा, लड़की ने दिया पेंसिल को तोड़। लड़का बेचारा ऐसे करके देख रहा है ना, और वो लड़का जो है मेरी तरह ही मान लीजिए मैथ्स का प्रेमी था, और वो ये देख रहा है कि वो ये नहीं देख रहा कि लड़की को गुस्सा आ रहा है, वो ये देख रहा है कि पेंसिल किस अनुपात में टूटेगी, ठीक है। तो सवाल में आपसे ये कहा है कि जो पेंसिल जो टूटी है, जो दो भाग उसके टूटे हैं, उसका जो रेशियो है, दो भाग का जो रेशियो है वो सेम उतना ही है जितना कि रेशियो ऑफ लेंथ टू द लार्जर पार्ट, है ना, सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू द लार्जर पार्ट। एक मिनट, टू पार्ट, दो भागों में तोड़ दिया, और लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़ों का वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। आप समझो, सुनो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे। मान लीजिए ये आपकी पेंसिल है, ठीक है, ये हमने पेंसिल बना दी। मान लीजिए कि पेंसिल यहां से टूट गई है ना, तो ये K और ये 1 रेशियो में टूटा है। आप X और Y मत लेना, क्यों? क्योंकि भाई एक रेशियो में दो वेरिएबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि दो प्रोपोर्शन तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए K, मान लीजिए K का वैल्यू 2/3 आएगा तो वो अपने आप ही 2:3 हो जाएगा। K का वैल्यू 4/5 आएगा तो ये अपने आप ही 4 और 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहां पर K:1 में हमारी पेंसिल टूट गई है, ठीक है बच्चों। तो अब जरा बताओ कि पेंसिल उसी रेशियो में टूटेगी, यानी कि K:1 में टूटेगी जिस रेशियो में पेंसिल का पूरा भाग उसके बड़े भाग के साथ बनेगा, है ना। जो रेशियो पेंसिल के पूरे भाग और बड़े भाग का होगा वही रेशियो में पेंसिल टूटेगी, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लो, K² बराबर K+1, तो K² माइनस K माइनस 1 बराबर में 0। तो बच्चे ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। श्रीधराचार्य लगा लो, है ना, K का वैल्यू आएगा, है ना। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए श्रीधराचार्य लगाते हो तो श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a, ये होगा। अच्छा इसमें a का वैल्यू अगर देखोगे तो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा -1, c का वैल्यू भी -1, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है ना ये k है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर देखो माइनस वाला लेंगे नहीं, नेगेटिव में रेशियो होगा नहीं, प्लस वाला लेंगे। -b तो -b यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस √b², b का मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये 1 हो जाएगा। -4ac, 4ac, तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का बनाएगा, लेकिन वहां पे माइनस लगा है ऑलरेडी तो वो प्लस का बना देगा, और बटे में 2a मतलब कि 2, तो ये हो जाएगा कितना, √5 + 1 बटे में 2। तो बच्चे अगर k का वैल्यू √5 + 1 बटे में 2 और पेंसिल K:1 में टूटी थी, तो यानी कि कुल मिलाकर रेशियो हो जाएगा √5 + 1 और यहाँ पे रेशियो 2, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा √5 + 1 रेशियो 2। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लोगों को करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल, ठीक है। तो यही सवाल हमारे बचे थे, है ना, और अब रेशियो जो है आप लोगों का ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे नए हर्षोल्लास, नए उमंगों के साथ, ठीक है। और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो भी आपके आसपास बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर एग्जामिन यूट्यूब चैनल को रिकमेंड करिए, है ना, और उनको हमारे बैचेस के लिए बताइए कि हाँ ऐसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाते हैं, जो भी है जैसा आपको अच्छा लगता है उसी हिसाब से बताइए, ठीक है। और तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।